In today's lecture, we are going to deal with a disease that is related to lacrimal apparatus. Lacrimal apparatus के लेक्चर को आप एक बार रेफ़र कर लें, जिससे आपको ये डिज़ीज़ को पढ़ने में थोड़ा आसानी हो जाएगी और लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगी इसकी। तो चलिए आज की डिज़ीज़ के बारे में हम शुरू करते हैं। इसका नाम होता है डेक्रोसिस्टाइटिस। क्योंकि इसमें आइटिस टर्म लगा हुआ है, तो आइटिस का मतलब जनरली क्या होता है? इन्फ्लामेशन। ठीक है, तो डेक्रोसिस्टाइटिस मतलब होता है द इन्फ्लामेशन ऑफ लैक्राइमल सैक इज कॉल्ड एज डेक्रोसिस्टाइटिस। क्लासिफिकेशन इसका देखें तो इसमें बेसिकली क्लासिफिकेशन किया जाता है कंजेनाइटल और एडल्ट। ओके, फिर एडल्ट को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, दैट इज एक्यूट एंड क्रोनिक। कंजेनाइटल डेक्रोसिस्टाइटिस को ही डेक्रोसिस्टाइटिस नियोनेटोरम बोला जाता है या फिर इन्फेंटाइल डेक्रोसिस्टाइटिस बोला जाता है। तो चलिए हम एक बार कंजेनाइटल डेक्रोसिस्टाइटिस के बारे में डिस्कस करते हैं। द कंजेनाइटल डेक्रोसिस्टाइटिस ऑकर्स ड्यू टू द कंजेनाइटल ब्लॉकेज ऑफ लैक्राइमल सैक। अगर हमारी लैक्राइमल सैक में कंजेनाइटली मतलब कंजेनाइटल जिस टाइम पर बेबी बॉर्न हुआ है उसी टाइम पर से ब्लॉकेज प्रेजेंट है, तो उसे बोला जाता है कंजेनाइटल डेक्रोसिस्टाइटिस। इसके कॉज क्या होते हैं, किन किन रीजंस की वजह से ये ब्लॉकेज आ सकता है? तो सबसे पहला और सबसे कॉमन कॉज होता है मेम्ब्रेनस कॉज। मेम्ब्रेनस कॉज में क्या होता है कि जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो लैक्राइमल सैक है वो लैक्राइमल कैनेलिकुलाइज वगैरह आकर के इन्फीरियर मिएटस पे आकर के ड्रेन कर रहे थे। उसी इन्फीरियर मिएटस पर मैंने वॉल्व्स के बारे में बताया था कि वहाँ पर एक हेजनर्स वॉल्व प्रेजेंट होती है। उस वॉल्व के पास में एक मेम्ब्रेन डेवलप रहती है। जब बेबी बॉर्न होता है तो बेसिकली 6 से 7 दिनों में और नॉर्मली 3 से 4 दिनों में वो मेम्ब्रेन ईजिली ब्रेक हो जाती है और जो अपना जो लैक्राइमल ड्रेनेज है वो ईजिली रहता है। पर अगर किसी भी रीज़न से वो हेजनर्स मेम्ब्रेन जो है, वॉल्व पर जो मेम्ब्रेन है वो ब्रेक नहीं हो पा रही है, तो उसकी वजह से जितना भी टीयर यहाँ से फॉर्म हो रहा है वो इस जगह पर आकर के लैक्राइमल सैक में आकर के वो कलेक्ट होने लग जाता है। वो होता है इसका डेक्रोसिस्टाइटिस का मेम्ब्रेनस कॉज। इसके बाद इसमें दूसरे कॉजेज़ क्या आते हैं? दैट इज़ कुछ एपिथेलियल सेल्स के डेब्रिस आ चुके हैं, मीन्स कि कुछ एपिथेलियल सेल्स के टुकड़े हैं जो लैक्राइमल सैक में आ गए हैं, उसकी वजह से भी ब्लॉकेज हो जाता है। बहुत ही रेयरली होता है ऐसा कि किसी बेबी का जो बोन है, बेसिकली यहाँ पर बताऊँगा मैं कभी आगे कि इसमें लैक्राइमल सिस्टम में 3 बोन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो मान लीजिए कि उसकी वोमर बोन है बेबी की, वो वोमर बोन ज़्यादा ही अंदर चली गई है, तो अगर ये एक पाइप जा रहा है और इसमें वोमर बोन ज़्यादा अंदर चली गई है तो पाइप में एक तरह से ब्लॉकेज सा हो जाता है। तो ये इसका बोनी डेवलपमेंट भी एक बोनी कॉज भी हो सकता है इसका। इसके बाद कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, बेसिकली स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफिलोकोकाई, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजे, नीमोकोकाई, ये सारे बैक्टीरियाज भी कंजेनाइटल डेक्रोसिस्टाइटिस को कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कंजेनाइटल डेक्रोसिस्टाइटिस के सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो सिम्टम्स को हम ईजिली एक नेमोनिक से याद कर सकते हैं, दैट इज़ रेस्ट, REST। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना है हमें कि टी का मतलब यहाँ पर कुछ नहीं है। ठीक है, टी जस्ट फॉर एज टू मेक अ निमोनिक वी यूज़ अ वर्ड टी, बाकी जो मेन इंपॉर्टेंस है वो RE और S वर्ड की है। सो R से होता है रिगर्गिटेशन टेस्ट। तो कंजेनिटल डेक्रोसिस्टाइटिस में रिगर्गिटेशन टेस्ट पॉजिटिव आता है। अब ये रिगर्गिटेशन टेस्ट क्या होता है? तो देखिए अभी अपने क्या है, इस जगह पर यहाँ पर आती है अपनी लैक्राइमल सैक। ठीक है, लैक्राइमल सैक यहाँ पर है, मतलब अपने लैक्राइमल सैक में फ्लूइड है जो फिल होने लग गया है। मतलब क्या है, इसके नीचे का जो पाथ है यहाँ पर ब्लॉकेज है, तो नॉर्मल सी बात है कि जितना भी टीयर ड्रेन हो रहा है वो यहाँ पर आकर के फिल होगा। ठीक, अभी यहाँ पर लगातार यहाँ पर फिल हो रहा है तो यहाँ पर इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। जब अपन यहाँ से ऐसे प्रेस करते हैं, हल्का सा प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से यहाँ का जितना भी फ्लूइड है लैक्राइमल सैक का वो पंक्टा के थ्रू बाहर की तरफ आने लग जाता है। यानी कि पेशेंट की आइज से थोड़ा सा म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज दिखता है और हाँ म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज सा दिखता है और हल्का सा मतलब फ्लूइड बाहर आते हुए दिखता है।
इसे बोला जाता है रिगर्गिटेशन टेस्ट पॉजिटिव। इसके बाद दूसरा है ई। ई का मतलब होता है एपिफोरा। तो अभी आप देखें कि जब पेशेंट की इनिशियल स्टेज रहती है, बेबी की इनिशियल स्टेज रहती है, तो क्या होगा कि कंटिन्यूसली फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है। ठीक। अभी फ्लूइड के कलेक्शन की वजह से अगर मान लीजिए बेबी ने गलती से अपने आइज़ पर रब किया, तो उसका जो फ्लूइड है वो बाहर आएगा। ठीक है। और एपिफोरा की डेफिनेशन होती है द वाटरिंग ऑफ आइज़। मतलब क्या होगा कि पेरेंट्स उसके लेकर के आएंगे कि बच्चे की आंखों से हमेशा पानी बहता रहता है। सो दैट इज़ द सेकेंड मेन सिम्टम, दैट इज़ एपिफोरा। इसके बाद तीसरा आता है एस। और एस से मतलब होता है अपना स्वेलिंग। सो स्वेलिंग भी, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूसली एक तरह का फ्लूइड कलेक्ट हो रहा है, फ्लूइड के कलेक्शन की वजह से वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो रहा है, और उसकी जितने अमाउंट में निकलना था वो ड्रेन नहीं हो पा रहा है और कंटिन्यूसली बनता जा रहा है। यहाँ से कंटिन्यूसली फ्लूइड बन रहा है पर ड्रेन नहीं हो पा रहा है, तो इस जगह पर कलेक्शन होकर के एक स्वेलिंग सा लंप सा बन जाएगा। सो दीज थ्री आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम्स। अब हम बात करते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस की। तो बेसिकली इसमें ऑप्थेल्मिया नियोनेटोरम हो जाता है, ऑप्थेल्मिया नियोनेटोरम और इन्फेंटाइल ग्लाउकोमा वगैरह से होता है। इसी सीरीज़ में अगर हम कॉम्प्लिकेशंस को डील करें कि कॉम्प्लिकेशंस इसके क्या होते हैं, तो लैक्राइमल एब्सेस, मतलब लैक्राइमल, यहाँ पर जैसे जैसे फ्लूइड कलेक्ट होगा वैसे वैसे यहाँ पर इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन बढ़ेगा। उसकी वजह से यहाँ पर जो पसी एरिया है ना, जो पस फॉर्मेशन है, वो पस फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए इसको बोला जाएगा लैक्राइमल एब्सेस। इसके बाद यहाँ पर फिस्टुला फॉर्मेशन भी हो सकता है। अगर हम बात करें कंजेनाइटल डेक्रोसिस्टाइटिस के ट्रीटमेंट की, तो सबसे पहला और सबसे बेसिक जो हम गाइड करते हैं पेशेंट को, वो होता है कि उसके बच्चे के पेरेंट्स को हम बोलें कि इसमें मसाज करें कंटिन्यूसली। यहाँ पर इस पोर्शन में आप यहाँ पर मसाज करते रहें, तो हो सकता है, चांसेस हैं कि मैंने बताया हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से ये मेम्ब्रेन जो है ये ब्रेक हो जाए, और मेम्ब्रेन के ब्रेक होने की वजह से टीयर का ड्रेनेज ईजिली होता रहे। तो मसाजिंग इज़ द फर्स्ट एंड बेसिक प्रोसीजर दैट हैज़ टू बी परफॉर्म बाई पेरेंट्स। सेकेंड आता है इसमें प्रोबिंग, दैट इज़ वी हैव टू यूज़ अ प्रोब दैट गो इनसाइड द लैक्राइमल सैक। एक प्रोब का यूज़ करते हैं, दैट इज़ बॉमेंस प्रोब। तो बॉमेंस प्रोब को पंक्टा के थ्रू लैक्राइमल सैक में जाकर के इंसर्ट किया जाता है, और जो स्पेशलिस्ट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होते हैं वो उस प्रोब को उस डायरेक्शन में टर्न करते हैं, लैक्राइमल सैक से लैक्राइमल कैनेलुकुलाई के डायरेक्शन में टर्न करके उस मेम्ब्रेन को तोड़ देते हैं। इससे भी वो जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो हट जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं, तो तीसरा प्रोसीजर आता है, दैट इज़ कि कुछ ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं बैलून कैथेटर्स का। मीन्स कि कुछ कैथेटर्स को इन मॉडिफाइड कैथेटर्स को इंसर्ट किया जाता है थ्रू पंक्टा, और अंदर जाकर के उनकी बलूनिंग की जाती है। बलूनिंग की वजह से भी ऑब्स्ट्रक्शन हट जाता है। फोर्थ प्रोसीजर आता है, दैट इज़ इंट्यूबेशन विद सिलिकॉन ट्यूब। और पांचवा प्रोसीजर अपना लास्ट आता है, जो कि सीवियर केसेस में किया जाता है कि अगर इन सब प्रोसीजर से ठीक नहीं हो रहा है, तो लास्ट एंड फाइनल प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है, दैट इज़ डेक्रोसिस्टोराइनोस्टोमी ऑपरेशन। That's all about congenital dacrocystitis. If you have any doubt regarding the topic, you may ask in comment section. Thank you for watching my videos. Thank you.